हेलो गाइस। तो जीएसटी में नवंबर 20 there are some amendments that we have to discuss. This lecture is not only for a student, this lecture is also for CS and CMA student. चाहे आप सीए में हैं, चाहे आप सीएस में हैं, चाहे आप सीएमए में हैं, आप ध्यान रखिएगा ये जीएसटी की अपडेट्स सबके लिए एप्लीकेबल। और ये अपडेट्स जो है ये आईसीएआई ने इशू किए हैं। और यही अपडेट आपको आईएसआई और सीएमए की वेबसाइट पे भी आपको मिलेंगे। These are the updates for the GST for November और December एग्जाम्स। ये जो अपडेट्स हैं ये बेसिक टिल 22 तक सारी अपडेट, मोस्ट ऑफ द अपडेट्स क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। क्लास ले तो बहुत सारी अपडेट्स बता चुका हूँ। बहुत ही important है, चाहे वो आईसीएआई हो, चाहे वो आई हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम्स में, तो एग्जाम्स में ऐसे अमेंडमेंट सारे आएंगे और आपको अच्छे से एक लेक्चर के अंदर कवर अप करना। चाहे आपने पहले अमेंडमेंट पढ़ लिए हो, चाहे आपने क्लासेस ली हो, एक बार ये सारे अमेंडमेंट आपको रिकमेंड आपको तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पीडीएफ है, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिलेगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड और इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो। अदरवाइज आप इन पीडीएफ का यूज़ करके सॉफ्ट कॉपी में भी आप लेक्चर देख, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग एंड द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट अप्लाई चैप्टर बहुत इजी। एक्चुअली मैं इसको अमेंडमेंट नहीं बोलूँगा, एक क्लैरिफिकेशन बोलूँगा, जिसको लेके थोड़ी इक्विटी थी। अगर आप याद करोगे तो सब लोगों ने सप्लाई के अंदर सेक्शन 7 में एक क्लॉज पढ़ा है। अगर कोई भी सोसाइटी अपने मेंबर को गुड्स और सर्विस देता है, तो अगर एक कंसिडरेशन है उसके अगेंस्ट में, मतलब फॉर कंसिडरेशन सप्लाई हो रही है, और वो सप्लाई अगर कोई सोसाइटी कर रहा है अपने मेंबर्स को, चाहे वो गुड्स की सप्लाई कर रहा हो, चाहे वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा हो, वो सप्लाई होती। उसको लेके कुछ एम्बिग्विटी थी कि पहले कुछ ओमिशन हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है कि 1 जुलाई 2017 से ही अगर कोई भी ऐसा सोसाइटी है या कोई भी अनइनकॉर्पोरेट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कोई एसोसिएशन है, वो अपने मेंबर को सर्विसेज दे रहा है, तो क्या वो सेक्शन 7 में सप्लाई में फॉल करेगा या नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, डेफिनेटली करेगा। मैंने इसका एग्जांपल हमेशा क्लास में लिया अभी कि गोकुल धाम सोसाइटी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गोकुल धाम मेंबर्स को सर्विस है, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगता है? मैंने बोला था बिल्कुल लगता है। इसमें एक एग्जाम्पशन भी हम लोगों ने पढ़ी थी, वो एग्जाम्पशन एक्चुअली 7,500 वाली एग्जाम, 7,500 से ज़्यादा का अगर मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं तो टैक्स है। इसका मतलब ऑफ कोर्स ये जो ट्रांजैक्शन है ये तो सप्लाई की डेफिनेशन फॉल करेगा ही करेगा, तभी तो उन्होंने एग्जाम्शन भी उसको 7,500 रुपीज़ दी हुई है। तो इसका मतलब एक क्लैरिटी के फॉर्म में इसको ज़्यादा ले सकते हैं। जो क्लॉज लिखा हुआ है वो यही है कि एक साथ 2017 में ये ओमिट कर दिया था रेट्रोस्पेक्टिवली, लेकिन एक साथ 2017 से वापस से एक नया प्रोविजन इंसर्ट कर दिया गया। और प्रोविजन एग्जैक्टली बोलता क्या है? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय ए पर्सन, वो पर्सन चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे वो सोसाइटी हो। इंडिविजुअल को छोड़ के कोई भी अगर एसोसिएशन है, मेंबर्स है, सोसाइटी है, वो अपने अगर मेंबर्स को कोई भी सर्विसेज दे रही है, कोई भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, चाहे वो गुड्स के सर्विसेज, चाहे वो सर्विसेज दे, सब कुछ सप्लाई माना जाएगा सेक्शन 7 के अंदर। कोई भी सोसाइटी, कोई भी एसोसिएशन अपने मेंबर को अगर कोई भी सर्विसेज देती है, हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर्स को कॉमन एरिया की मेंटेनेंस, ऐसे ही ट्रेड यूनियन अपने मेंबर्स को सर्विसेज, ऐसे ही दूसरे एनजीओज या ऐसे नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एज ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन की तरह रजिस्टर्ड है, वो अपने मेंबर को कोई सर्विस देते हैं। तब सप्लाई है, और टैक्सेबल है या नहीं है वो चीज़ एक का पार्ट बनती है। उसमें टैक्सेबल भी होगा और एग्जाम्शन में कवर्ड होगा, तो वो भी जाएगा। ये पहली एग्जाम्शन है। इसी में एक और चीज़ भी लिखी कि मेंबर को और सोसाइटी को दो अलग अलग पर्सन माना जाता है। ये बात भी मैंने क्लास में डिस्कस की। सोसाइटी और जो उसका मेंबर होता है, चाहे सोसाइटी अनइनकॉर्पोरेटेड है, चाहे वो रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं, फिर भी सोसाइटी और उसके मेंबर दो अलग अलग पर्सन माने जाते हैं। तो इसलिए के बीच में जो भी सप्लाई हो रही है वो हमेशा सप्लाई के ट्रांजेक्शन के अंदर आएगी, और इन पे जीएसटी लाइबिलिटी बन सकती है। वैसे ये बात क्लास के बच्चों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि क्लास में मैं यही पढ़ाता हूँ कि अगर सोसाइटी अपने मेंबर को कोई है तो जीएसटी एप्लीकेबल। फर्स्ट क्लैरिफिकेशन, कोई नया क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तो मैंने यही बताया है कि ये चीज़ ऑलरेडी सप्लाई है और उसे हमने सप्लाई माना भी था। फर्स्ट अमेंडमेंट
दूसरा अमेंडमेंट है चार्ज ऑफ जीएसटी। एक इम्पॉर्टेंट आया है, बहुत काम का है और इस सबके लिए काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पता हो तो कंपोजिशन में ये क्लॉज हम लोगों ने पढ़ा है कि उन लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगर आपको याद हो तो उसमें एक नाम था इनएलिजिबल मैन्युफैक्चरर, नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर। क्या नाम था उसमें, आपको याद है क्या क्या नाम थे? यस, उसमें आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और एरिएटेड वाटर था। अब वो कॉपी में जहाँ पे आपने लिखा था वो आप निकाल सकते हैं, आपके पास नोट्स तो आप निकाल सकते हैं कंपोजिशन। उसमें एक लॉस पड़ा था कि पान मसाला, आइसक्रीम, एरिएटेड वाटर और कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो कंपोजिशन था। उस लिस्ट में कुछ नाम और ऐड हो गए हैं। वो नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये नए नाम और ऐड हो गए हैं। बेसिकली ब्रिक्स है। कौन कौन सी ब्रिक्स हैं? फ्लाई ऐश ब्रिक्स है, 90% या उससे ज़्यादा फ्लाई ऐश होता है। या फिर फॉसिल मील्स और सिलिशियस अर्थ, मतलब अर्थ से निकले हुए मिनरल्स और मील्स के फॉसिल से जो ब्रिक्स बनती वो है। बिल्डिंग ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स हम नॉर्मल यूज करते हैं बिल्डिंग को। और रूफिंग ब्रिक्स है जो कि छत पे कवेलू जिसको बोलते हैं, छत पे लगाते हैं, वो भी कवर हो। तो ये चारों आइटम्स मतलब ब्रिक्स रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, चाहे वो फ्लाई ऐश ब्रिक्स हो, चाहे वो नॉर्मल बिल्डिंग ब्रिक्स हो, चाहे चाहे वो फॉसिल या अर्थ के सिलिशियस मटेरियल से बनने वाली रिस्क हो या ब्रिक्स हो, या फिर कोई रूफिंग ब्रिक्स हो, इन सब ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग की कंपोजिशन का बेनिफिट। देयर इज वन मोर अमेंडमेंट एंड दिस अमेंडमेंट और कंपोजिशन डीलर्स, जहाँ पे हमने नोटिफाइड मैन्युफैक्चर की लिस्ट पढ़ी थी। नाम थे आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर। ये नाम और एड ऑन हो जाएंगे। क्या नाम एड ऑन हो जाएंगे? फ्लाई ऐश ब्रिक्स, नॉर्मल ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स एंड फाइनली रूफिंग ब्रिक्स। ये ब्रिक्स के नाम उसमें और हेड हो जाएंगे। तो ये लोग 10(1) और 10(2) मतलब ना तो मैन्युफैक्चर की तरह ना ही सर्विस प्रोवाइडर की तरह कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं। तो नोटिफाइड मैन्युफैक्चर के नाम और ऐड हो गए हैं। नाइस। नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आते हैं। अभी अमेंडमेंट आया है एग्जाम्पशंस के अंदर। कोई मेजर अमेंडमेंट, छोटे मोटे अमेंडमेंट है, बहुत इजीली 2-5 मिनट के अंदर कवर हो। अमेंडमेंट क्या है, सब लोग ध्यान से सुन। पहला अमेंडमेंट है कि हमने ये क्लॉज एक पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ कहाँ। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। जब हम गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे होते हैं तो वो वाली लिस्ट आप लोग निकाल लीजिए। अगर आप मुझसे पढ़े तो बहुत बढ़िया, नहीं मुझसे पढ़े तो आपके मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा कोई एक हेडिंग, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। आप वो लिस्ट निकाल लीजिए। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट में सबसे पहला नाम था प्योर सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट म्यूनिसिपालिटी और पंचायत फंक्शन के लिए ले रही है तो उस पर एग्जाम्पशन थी। वहां पे कुछ नाम हटाए गए हैं। कौन से नाम हटाए गए हैं? आपको दिख रहा होगा, कुछ नाम कट किए गए हैं। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी अगर कोई भी म्यूनिसिपालिटी या पंचायत फंक्शन के लिए किसी प्योर सर्विस से, प्योर एजेंट से जो प्योर लेबर सर्विस ले रहा है, उनसे सर्विस ले रहा है, तो वहां पे आपको एग्जम्पशन है। लेकिन दो नाम पहले और थे वो हटाए गए हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। मतलब अगर ये प्योर सर्विसेज गवर्नमेंट खुद, स्टेट गवर्नमेंट खुद, लोकल अथॉरिटी खुद या फिर यूनियन टेरिटरी खुद ले रहा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया या पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ये लोग अगर कोई म्यूनसिपालिटी पंचायत के फंक्शन से रिलेटेड अगर कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देते हैं तो उस केस में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो म्यूनसिपालिटी और पंचायत का काम करने के लिए अगर आप कोई प्योर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ले रहे हो, लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हो, और इसके अगली वाली सर्विस भी वही थी, कंपोजिट सप्लाई, जहाँ पे 25% से ज्यादा के गुड शामिल नहीं, ये भी मैंने इंक्लूड किया था। तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या ऐसी सप्लाई जिसमें 25% तक की वैल्यू ऑफ गुड्स है, ऐसी कोई कंपोजिट सप्लाई है, कोई ऐसा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, ऐसी कंपोजिट सप्लाई जहाँ पे गुड्स की वैल्यू 25% से ज्यादा नहीं होती, वहां पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी सर्विस है तो एग्जाम्पशन अभी भी है, पहले भी था। वही सर्विस अगर लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी नहीं ले रही है, वो सर्विस अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी ले रही है तो फिर एग्जाम्पशन। चेंज क्या आया? गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी अगर ये म्युनिसिपैलिटी पंचायत रिलेटेड कोई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या कंपोजिट सर्विस, तो वहां पे एग्जाम्पशन। पर नॉर्मल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ये है तो एग्जाम्पशन जैसी पहले मिल रही थी वैसे ही मिलती। सिर्फ दो नाम हटे हैं, गवर्नमेंट एंटिटी एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी।
GA और जी, ये और जी दोनों अठे, तो जीजा और जीजी सकते हो, ए और जी, दैट इज जी, दो नाम अटे हैं। अदर देन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी, अगर ये अभी भी सर्विसेज ले तो ये पर आएंगे। कोई गवर्नमेंट एंटिटी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फूड को लेके कुछ अथॉरिटीज है सरकार की, ये अथॉरिटीज या एंटिटी हटा दी गई है, ये एग्जाम्पशन अब नहीं। ये एक अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान। एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, बच्चे मुझसे पूछते थे सर, मैंने जब ट्रांसपोर्टेशन वाला एग्जाम्शन पढ़ाया था, तब बच्चे बोलते कि ऑटो रिक्शाज पे जीएसटी है या नहीं है, तो रिक्शाज एग्जाम्शन की लिस्ट में आते, ऑटो रिक्शाज के किराए पे जीएसटी लगता है। बच्चों ने उसी समय ये सवाल मुझसे पूछा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे उबर और ओला या इनके अगर बुक हो रहे हैं तो फिर इस केस जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। मेरा उस टाइम कोई क्लियर कट जवाब नहीं था, क्योंकि इवन गवर्नमेंट भी उसके कोई क्लैरिफिकेशन, लेकिन अब उन्होंने इसमें एक अमेंडमेंट बता दिया है कि अगर आप कोई भी बस, नॉन एसी टैक्सी, कोई भी ऑटो रिक्शा, कुछ भी अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर से बुक कर रहे हो, चाहे वो बस है, चाहे वो नॉन एसी बस है, चाहे वो एसी बस, सुनना, चाहे नॉन एसी बस है, चाहे एसी बस है, चाहे नॉन एसी टैक्सी है, चाहे एसी टैक्सी है, चाहे नॉन कोई रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, अगर ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिन पे नॉर्मली एग्जम्पशन रहती है, जैसे अगर आपको पता हो तो नॉन एसी बसेस पे एग्जम्पशन है, आपको पता हो तो नॉन एसी टैक्सीज पे, नॉन रिक्शास पे एग्जम्पशन है, थर्ड कैब पे एग्जम्पशन है, अगर यही सारी एग्जम्पशन चली जाएगी अगर आपने ये बुक की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करवाया है, मतलब अगर मैं किसी नॉन एसी बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी बस बुकिंग वेबसाइट से किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर से करवाया है, वो भी फिर एग्जामिशन के अंदर आ जाएगी। तो उन्होंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो एग्जामिशन होती है, आप नॉन एसी कैरेज अगर कर रहे हो तो वो एग्जामिशन होती है, और स्टेज कैरेज अगर आप यूज कर रहे हो नॉन एसी है तो वो भी एग्जामिशन होता था। अब ये बी और सी के लिए है, ए के लिए नहीं है। मतलब एयरलाइन में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि आपने ई कॉमर्स से बुक किया तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जा रहे हो और आप गो आई बी वो मेक माई ट्रिप से टिकट बुक करोगे तो एग्जाम देगी, लेकिन अगर आप नॉन एसी कोई टैक्सी है या कोई नॉन एसी बस है, अगर वो आप बुक कर रहे हो बी और सी के लिए, और वो किसके थ्रू कर रहे हो, किसी कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर, ओला के थ्रू कर रहे हो या उबर के थ्रू कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको कोई एग्जाम, और इसके टैक्सेबल भी होगा। और सबको पता है ओला उबर जैसी कंपनीज पे 9(5) एप्लीकेबल हो जाता है, मतलब यहाँ पे टैक्स की लाइबिलिटी आती है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की आती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आके खड़ा कर दिया, अगर कोई भी नॉन एसी बसेस, कोई भी नॉन एसी स्टेज कैरेज है, कोई भी नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, तो वो टैक्सेबल होगा अगर वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कॉमर्स ऑपरेटर। सेम क्लॉज अगेन यहाँ पे ऑटो रिक्शाज और मीटर्ड कैब के लिए भी लाके खड़ा कर दिया, सिर्फ ई के लिए, नॉट फॉर अदर्स, ओनली फॉर ई। तो मेनली आप मान के चलो ऑटो रिक्शाज, क्योंकि रेडियो टैक्सी तो वैसे भी कवर थी। अगर ऑटो रिक्शा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक करते हैं, जैसे ऑटो रिक्शाज जो है आप ऊबर के थ्रू बुक करते हो, ऑटो रिक्शाज आप ओला के थ्रू बुक, बताओ टैक्सेबल होगा एग्जाम्प्ट होगा? अब वो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ओला उबर जो है वो 9(5) के अंदर इसके टैक्स पे करेंगे। अब ऑटो रिक्शाज के ऊपर भी ये क्लॉज लग गया है, तो पहले सिर्फ रेडियो टैक्सी पे लगा करता था, अगर हम ऑटो रिक्शाज या मीटर्ड कैब, नॉन एसी बसेस या नॉन एसी स्टेज कैरेज अगर ई कॉमर्स वेबसाइट से बुक करते हैं तो पर भी टैक्स लाइबिलिटी आएगी, एग्जाम्पशन नहीं है जीएसटी का। और वो जीएसटी भरने की लाइबिलिटी कितनी रहेगी, 9(5) एप्लीकेबल हो जाएगा, नोटिफाइड सर्विस कवर होता है, मतलब इसके ऊपर लाइबिलिटी कॉमर्स वाली। बताओ क्या ये बात आपको समझ आ गई है? तो उन्होंने यही लिखा हुआ है, इट मीन्स अगर कोई मीटर्ड कैब या ऑटो रिक्शा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है या वहां से सर्विसेज जाती है तो वो एग्जाम नहीं रहेगी, लगेगा, और वो जी ऑन पे करेगा, वो ई कॉमर्स पे करेगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला अमेंडमेंट क्या है, एक्चुअली ये अमेंडमेंट मैंने क्लास में बता भी दिया था, वापस बता, अगर उसमें आपने कुछ और परसेंटेज लिखा हो तो उसको ठीक कर देना, दिस इज द करेक्ट परसेंटेज। अगर गवर्नमेंट
कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रही है, तो पहले एक क्लॉज होता था कि उसका पूरा खर्चा अगर गवर्नमेंट उठा रही है तो वो एग्जाम, तेरे कहाँ मिलेगा नोट्स के अंदर, कहाँ मिलेगा क्लास के नोट्स के अंदर, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, वापस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट में आ गया। अगर कोई बंदा ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहा है, किसको दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, तो इन दैट केस अगर उसका खर्चा 75% या उससे ज्यादा भी गवर्नमेंट उठाती है तो वो एग्जाम हो जाएगा। पहले यहाँ लिखा होता था कि पूरा खर्चा गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा, उसमें चेंज आ गया है, द अमाउंट इज नाउ हाउ मच, मिनिमम अमाउंट 75। अगर कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट कर रही है और उसका 75% कॉस्ट भी अगर गवर्नमेंट आ रही है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर दी गई सर्विस तरह से, अगर 80-20 है तो भी एग्जाम हो जाएगी। लेकिन अगर 70% ही गवर्नमेंट उठा रही हो, 30% कोई और उठा रहा है, तो वो एग्जाम नहीं होगी। एग्जामेशन कब है, 75% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट बियर कर रही है, दैट केस फॉर कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट तो आपको ध्यान रखना है, अमेंडमेंट इतना सा है कि वहां पे मैंने लिखवाया था complete expenses to be borne by government, now I am saying 75% or more by the government। पर ये क्लॉज इंश्योरेंस के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें एक और एग्जाम्पशन होता था कि अगर ट्रेनिंग और इंश्योरेंस दोनों गवर्नमेंट उठा रही है तो एग्जाम्प्ट होती थी। इंश्योरेंस में अभी भी पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी तभी एग्जाम्प्ट होगा, पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी तभी एग्जाम्प्ट होगा इंश्योरेंस। बट ट्रेनिंग में अगर 75% खर्चा भी गवर्नमेंट उठाती है, वो भी यहाँ पे फिर एग्जाम, एक और चेंज करना। एक नया एग्जाम्शन ऐड हुआ है, बहुत सिंपल है, परमिट्स बांटने का। मैंने क्लास में ये चीज बताई थी, अगर इंडिया में परमिट बांटे जाते हैं ट्रकों को कैरेज के लिए, आपने देखा होगा कई बार बसेस और ट्रक्स के ऊपर लिखा आता है ऑल इंडिया परमिट। परमिट मिलता है साहब आपको गाड़ी चलाने का, हर स्टेट में परमिट होना चाहिए आपके पास में, परमिट बांटने की सर्विसेज। तो अगर सरकार कोई नेशनल परमिट बांटती है गुड्स कैरेज के लिए, वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो जो ऑल इंडिया परमिट बढ़ते हैं ट्रकों के लिए, वो सब एग्जम्प्ट हो जाएंगे, उसमें लगेगा। एक और एप्लीकेबल है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू ए गुड्स कैरेज, गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट द इंडिया और एनी रिलीजियस स्टेट। तो अगर इंडिया में नेशनल परमिट बांटा जाता है तो ऊपर भी यहाँ पे जी हट गया है। पर सर ये नेशनल परमिट पे ही है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट का परमिट दे रही है, देखो नेशनल परमिट मिलता है पूरे इंडिया का एक साथ, लेकिन एक स्टेट गवर्नमेंट का परमिट अलग होता है जो कि उस पर्टिकुलर लोकल स्टेट आने का होता है, उस पर ऐसी कोई एग्जामेशन नहीं आई है। ये जो एग्जाम लिखी, दिस एग्जामेशन इज फॉर द नेशनल परमिट थ्रू आउट द इंडिया और कंटीजियस स्टेट्स, इनके लिए। बट दिस परमिट इज नॉट फॉर ए लोकल स्टेट। अगर आप किसी एक लोकल स्टेट के लिए कोई परमिट लेते हो तो वो परमिट स्टेट गवर्नमेंट अलॉट करती है, उसका रोड डिपार्टमेंट अलॉट करता है, वो सर्विस एग्जाम नहीं हुई है। नेशनल परमिट अलॉट होता है, सिर्फ वही सर्विस को एग्जाम किया गया है। दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम। एक एग्जामेशन हटी है जो मैंने एक्चुअली क्लास में भी बता दी थी, वापस बता रहा हूँ। आईआरएफसी इंडियन रेलवे को सर्विसेज ऑफ असेट्स की मैंने हटवा दी थी, क्लास में ही बता दिया था ये एप्लीकेबल नहीं है, अगर आपने लिखी हो तो हटा देना। इंडियन रेलवे को आईआरएफसी जो है वो अपनी असेट्स लीज पे देती है, इंजन्स, वैगन्स और भी बहुत सारी असेट्स है, वो इंडियन रेलवे को फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंडियन रेलवे को लीज पे देता है। पहले ये एग्जाम्प्ट होता था पर अभी ये एग्जाम्प्ट नहीं है। आपने आईआरएफसी नाम और का सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ, आईआरएफसी का आईपीओ आया था। तो आईआरएफसी एक लिस्टेड कंपनी है जो कि एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड है। कंपनी इंडियन रेलवे को सर्विस देती, तो इसकी सर्विसेज पहले एग्जम्प्ट हुआ करती थी, पर 2021 से ये सर्विस हटा दी गई है। मतलब अब इंडियन रेलवे को आईआरएफसी देगा के ऊपर जीएसटी लगेगा, उसमें अब कोई एग्जाम्पशन। ये एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था एग्जाम्पशन चैप्टर के अंदर। क्या क्या मेजर अमेंडमेंट थे, पहले तो जो गवर्नमेंट सर्विसेज ले रही थी प्योर कॉन्ट्रैक्ट की और 25% वाले वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, जो पंचायत और म्यूनसिपालिटी के लिए था, वो अभी भी एग्जाम्प्ट है, सिर्फ उसमें वो नाम हटे। रिसीवर जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी और एंटिटी हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज। दूसरा, अगर नॉन एसी कैरेज और अगर कोई मीटर्ड कैब है या कोई ऑटो रिक्शा है या कोई नॉन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है और अगर वो ई कॉमर्स के थ्रू बुक होते हैं तो उस पर एग्जामेशन अब नहीं है, रेगुलर बुकिंग पे एग्जामेशन है। लेकिन अगर किसी ओला उबर जैसी वेबसाइट से अगर आप बुक कर, एग्जामेशन दायरे में आ जाएगा। अगेन इट इज ओनली फॉर बी एंड सी,
नॉट फॉर ए। तो एयरलाइन के लिए एग्जामिशन हटी नहीं है, एयरलाइन के लिए अभी भी एग्जामिशन रहेगी। नेक्स्ट एक और है, अगर इसके बाद एक और पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट दे रही है और वहाँ पे 75% एक्सपेंस भी गवर्नमेंट बियर करता है तो एग्जाम, अगर ये ट्रेनिंग की जगह इंश्योरेंस होता तो गवर्नमेंट को 100% करना था। पर अगर इंश्योरेंस नहीं है, ट्रेनिंग है, 75% करेगा तो वो एग्जाम आ जाएगा। नई सर्विस की एग्जामेशन है, नेशनल परमिट दे रही है गवर्नमेंट रोड्स और ट्रांसपोर्ट ट्रक्स के लिए, वो एग्जामेशन आ चुका है नया। तो अगर कोई नेशनल परमिट मिलता है ट्रक को रोड पे चलाने का तो उस पर अब जीएसटी एग्जाम है, पहले ऐसा जीएसटी नहीं होता था। नेक्स्ट इज लीजिंग ऑफ असेट्स, आईआरएफसी इंडियन रेलवे को असेट्स लीज था, वो एग्जामेशन में आता था, अब वो एग्जामेशन के अंदर नहीं है, उस पर एग्जामेशन हट चुकी। अगला चैप्टर कौन सा है जिसमें अमेंडमेंट आया है? मेजर नहीं, एक ही अमेंडमेंट है, और ये अमेंडमेंट में ऑलरेडी क्लास में बता ही चुका था, सबको बता चुका था, जितने ही बच्चों को मैंने पढ़ाया, चाहे वो सीएमए इंस्टीट्यूट के सेशंस मैंने लिए थे उनमें भी ये पॉइंट मैंने बता दिया था। ये इंटर वालों की और सी फाइनल वालों की जो क्लासेस मैंने ये पॉइंट में बता चुका हूँ। सीएस प्रोफेशनल वालों को भी जब मैंने पॉइंट बताया था तब ये बताया था कि आगे ये हट चुका है, तो 1 जनवरी 2022 से अमेंडमेंट आ चुका है, ये बात मैं सीएस क्लास में भी बता चुका हूँ। क्लॉज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्लॉज बहुत सिंपल है। पहले ये क्लॉज था कि अगर आपने कोई इनवॉइस दिया है लेकिन वो आपके 2B में नहीं दिख रहा है या 2A में नहीं दिख रहा है, तो मैंने आपको बोला था कि 2022 के पहले अगर 100 रुपीज के बिल 2B में दिख रहे हैं तो आप 105 तक की आईटीसी ले सकते हो, 5% ज्यादा। ये क्लॉज 1 जनवरी 2022 से हट चुका है। मतलब 1 जनवरी 2022 के बाद से आप सिर्फ उन्हीं बिलों की आईटीसी ले पाओगे जो आपके 2B में दिख रही होगी। अब वो आपके 2B में कैसे दिखेगी? जब सामने वाला आदमी उसे GSTR 1 से या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज करके अपलोड करेगा। तो GSTR 1 से या IFF फैसिलिटी का यूज करके अगर आपके वाले बिल सप्लायर ने अपलोड किए होंगे तो ही आपके पोर्टल पे आपको 2B में दिखेंगे। अगर वो आपको 2B में दिखेंगे तभी आप उसकी आईटीसी ले पाओगे। मतलब जब तक सामने वाला आदमी GSTR 1 में या उसके IFF पोर्टल पे आपके बिल अपलोड नहीं कर देता तब तक वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। जब तक वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे तब तक आप उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। मतलब इनवॉइस होते हुए भी आप उसकी क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाओगे अगर आपके पोर्टल पे 2B में वो बिल नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे होंगे? उसका एक ही रीजन है, सामने वाले ने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा है। अगर भरा भी है तो उसने आपके इनवॉइस अपलोड नहीं किए हैं, आपके इनवॉइस अपलोड करने से रह गए हैं। अगर ऐसा है तो उसे बोलिए वो GSTR 1 में या IFF के थ्रू आपके इनवॉइस अपलोड करेगा। जब वो उसके GSTR 1 और IFF में इनवॉइस अपलोड करेगा तो बाय डिफॉल्ट जिस मंथ में वो अपलोड करेगा उस महीने में आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस मंथ में वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा उस मंथ में आप उसके आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो, पर बिना 2B में रिफ्लेक्ट हुए आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। 1 जनवरी 2022 से ये नोटिफिकेशन लगाया जा चुका है। मतलब या तो GSTR 1 में अपलोड होना चाहिए और IFF में अपलोड होना चाहिए और आपके 2B को शो होना चाहिए। पहले क्लॉज होता था 5% एक्स्ट्रा ले सकते थे, ये क्लॉज था पहले। ये आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ होगा कि 5% या उतना अलाउड हो सकता था, पर ये क्लॉज अब हट चुका है। अर्लियर देयर वाज अ क्लॉज दैट यू कैन अवेल 5% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी which are actually uploaded in GSTR 1 which are actually showing in our GSTR 2B, but now you cannot claim the extra ITC, only the bill which are actually reflected in 2B you can claim ITC of that invoices. You cannot claim any extra input tax credit. This is now very important. ये मैं आपको क्लास में ऑलरेडी बता चुका था। नेक्स्ट अमेंडमेंट कहाँ आया है? नेक्स्ट अमेंडमेंट छोटा सा आया है रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर। क्या अमेंडमेंट है? एक्चुअली आधार ऑथेंटिकेशन को लेके मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया था। कोई भी बंदा जीएसटी में रजिस्टर होता है तो उसे 15 डेज के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन करना रहता है। उसके पोर्टल पे उसके ईमेल पे एक लिंक जाती है और आधार नंबर के थ्रू उसके ईमेल पे एक लिंक जाएगी और वहां से ओटीपी डाल के आधार ऑथेंटिकेशन करता है। वो आधार ऑथेंटिकेशन किस किस को करना रहता था सर? वो आधार ऑथेंटिकेशन करना रहता है प्रोप्राइटर को, पार्टनरशिप फर्म में उसके किसी ऑथोराइज पार्टनर को, एचयूएफ में करता करता है आधार ऑथेंटिकेशन, कंपनी में उसका मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई भी ऑथोराइज डायरेक्टर है जिसको आपने सिग्नेटरी बनाया है वो करता है, कोई सोसाइटी है तो उसमें मेंबर करता है, ट्रस्टी है
कोई ट्रस्ट है तो उसमें ट्रस्टी जो है आधार ऑथेंटिकेशन करता है। अब आधार ऑथेंटिकेशन का पर्पस एक और इम्पॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन लेना तो उसका पर्पस है ही सही। अगर आपको कोई भी रेवोकेशन अप्लाई करना है, आपको रिफंड अप्लाई करना है, या फिर आपको कोई भी आईजीएसटी का रिफंड लेना है, तो वो बिना आधार ऑथेंटिकेशन के नहीं हो पाएंगे। मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको आधार ऑथेंटिकेशन करना ही पड़ेगा। अगर उसे रिफंड लेना है, उसे अगर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन करना है, मतलब कैंसिलेशन को रिवोक करवाना है, या उसे आईजीएसटी पेड का रिफंड लेना है, तो इस केस में आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाता है किसी कारण से, क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज उसका आधार नंबर किसी फोन से लिंक्ड नहीं, उसके आधार नंबर पे ओटीपी मोबाइल नंबर पे नहीं आ पा रहा है, उसके पास में मोबाइल फोन ही नहीं है, या कुछ और रीजन है, सर आधार नंबर अभी अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, तो इन दैट केस अगर उसको आधार असाइन नहीं होता है, तो ये आदमी पता है कैसे रिफंड लेगा, कैसे रिवोकेशन अप्लाई करेगा, कैसे वो यहाँ पे रिफंड ले सकता है? उसके लिए उन्होंने बोला है कि या तो उसके पास आधार इनरोलमेंट की आईडी होगी, अगर उसने अप्लाई कर दी है और अभी तक उसको आधार नंबर आया नहीं है, तो उसके पास आधार इनरोलमेंट आईडी होगी, वो डॉक्यूमेंट ऑफिसर को फर्निश कर सकता है, या फिर बैंक पासबुक, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ ना कुछ ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ होगा जो कि वो ऑफिसर को फर्निश करके रिफंड क्लेम कर सकता है या रेवोकेशन अप्लाई कर सकता है। तो उसको इन दैट केस वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अगर उसका आधार अभी तक अप्लाइड है और अभी तक उसका आधार आया नहीं है, तो उसे आधार इनरोलमेंट आईडी प्लस या तो बैंक पासबुक या फिर वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब सबमिट करना पड़ेगा। तो आधार अप्लाई करो और आधार एनरोलमेंट आईडी के साथ ये कोई ना कोई आईडी प्रूफ अटैच कर दो। ठीक है, तो आपका काम अभी चल जाएगा। पर अदरवाइज आपके पास आधार कार्ड नहीं हुआ, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं हुआ, तो इन दैट केस आप लोग रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, आप लोग रेवोकेशन अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोग आईजीएसटी का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। तो ये सब करने के लिए आपके पास में आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है। और अगर आपका आधार अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने आधार अप्लाई किया है या उसमें कोई अमेंडमेंट डाला है, मोबाइल नंबर अटैच करवाया है, तो अभी आधार नंबर एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आधार इनरोलमेंट आईडी और साथ में कोई ना कोई आईडी प्रूफ, या तो बैंक पासबुक या फिर वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट या फिर लाइसेंस, इनके थ्रू आप यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो नहीं होने पे भी रिफंड अप्लाई कर सकते हो। पर एक बार आधार नंबर आ गया तो उसके बाद आपको 30 डेज के अंदर वो आधार नंबर भी, डॉक्यूमेंट भी है जो ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज वो ऑथेंटिकेशन हो जाना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये रूल किस पे नहीं लगेगा? एक सेकेंड। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है, पर उन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है जिन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी नहीं था, जैसे गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी नहीं था। तो इन लोगों को फिर आधार ऑथेंटिकेशन की ये प्रोसेस भी फॉलो नहीं करनी है। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या बोला। सिंपल है, आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है अगर आप रिफंड मांगना चाहते हो, आप रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन लेना चाहते हो, या आप आईजीएसटी का रिफंड मांगना चाहते हो। बिना आधार ऑथेंटिकेशन के वो आपको रिफंड नहीं देंगे। लेकिन अगर आपका आधार पेंडिंग है बिकॉज ऑफ द चेंजेस यू आर अबाउट टू सपोज टू चेंज, आप उसके लिए अप्लाई कर चुके हो लेकिन अभी तक वो बदलाव हुए नहीं है और आपका रिफंड अटका हुआ है, तो आप आधार इनरोलमेंट आईडी और साथ में पासबुक या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी आईडी प्रूफ, पासपोर्ट, ये अटैच करके आप अभी तो रिफंड ले सकते हो प्रोविजनली। जब आधार नंबर आ जाए तो उसके 30 दिन के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन कर लेना, ताकि आपको रिफंड मिलने में या आगे की कोई भी प्रोसीजर में दिक्कत ना हो। तो आधार ऑथेंटिकेशन की तरह से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिफंड लेना है, रेवोकेशन अप्लाई करना है, तो उस केस में आधार ऑथेंटिकेशन जरूर है। आ गई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था रजिस्ट्रेशन के अंदर। दूसरा एक और अमेंडमेंट जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर आया है वो ये है कि हमने ये पढ़ा था कि अगर आप कोई भी आइसक्रीम, टोबैको या पान मसाला में डील करते हो, तो आपके ऊपर जो लिमिट है वो 40 लाख नहीं और 20 लाख लगती है। आपको याद है ये बात? ये चीज मैंने आपको बताई थी क्लास के अंदर कि अगर आप
पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम या एरिएटेड वाटर में डील करते हो, तो आपके ऊपर 40 लाख की अपर लिमिट न लग के आपके ऊपर 20 लाख की लोअर लिमिट लगी। अब जैसा अमेंडमेंट कंपोजिशन में आया कि पान मसाला टोबैको के साथ साथ उन्होंने फ्लाई ऐश ब्रिक्स ऐड कर दिया, सेम वही अमेंडमेंट यहाँ पे भी है। तो जो नोटिफाइड गुड्स हैं जिसमें नोटिफाइड मैन्युफैक्चर में पान मसाला टोबैको आइसक्रीम और इनके इसमें कंपोजिशन अलाउड नहीं था, सेम यही यहाँ पे भी आया है कि जो लोअर लिमिट है वही एप्लीकेबल होगी पान मसाला टोबैको आइसक्रीम के ऊपर, और लोअर लिमिट ब्रिक्स वाले केस में भी लग गई है। मतलब जहां जहां वो पान मसाला टोबैको वाले प्रोडक्ट एडेड थे ना, वहां ब्रिक्स और फ्लैश वाले प्रोडक्ट भी ऐड हो गए। तो अब अगर मैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स या ये सेल करता हूँ तो मेरे ऊपर 40 लाख नहीं, मेरे ऊपर 20 लाख वाली लिमिट ही अप्लाई होगी। अगर मैं टोबैको प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो मेरे ऊपर पहले भी 20 लाख की लिमिट ही अप्लाई होती थी, 20 लाख की लिमिट ही अप्लाई होगी, लेकिन उसमें वही नाम वापस ऐड हो गए हैं जो कंपोजिशन में हुए थे, दैट इज फ्लाई ऐश ब्रिक्स। दूसरा वही नाम है, तीसरा बिल्डिंग ब्रिक्स, चौथा रूफिंग मटेरियल। तो ये एक और छोटा सा पॉइंट है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कंपोजिशन में, वही क्लॉज यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कंपोजिशन में जो लिस्ट में नाम ऐड हुए थे वही रजिस्ट्रेशन में भी नाम ऐड हो गए। तो आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जब देखेंगे तो हमने सेक्शन 20 सबसे पहले वो लिस्ट पढ़ी थी किस क्या क्या टर्नओवर। तो जो थर्ड कैटेगरी में अदर स्टेट्स आते हैं जहाँ पे लिमिट होती है 20 लाख एंड 40 लाख, तो ये जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स वाले क्लॉजेज है ये भी 20 लाख में लग जाएंगे। जहाँ पे पान मसाला टोबैको लिखा था उसके साथ ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, रूफिंग ब्रिक्स भी आप लिख देना, रूफिंग टाइल्स भी आप लिख देना, ये भी नाम ऐड हो गए, इनके ऊपर भी 40 नहीं 20 लाख वाली लिमिट ही एप्लीकेबल होगी। ये लाइन लिखी हुई है, पर्सन engaged in making supply of the following commodity goods will not be eligible to avail the benefit of the exemption। मतलब इनके ऊपर 40 लाख वाली लिमिट अप्लाई नहीं होगी, लाख वाली लिमिट होगी। लिस्ट वही है जो हमने अभी कंपोजिशन में। नाइस। नेक्स्ट अमेंडमेंट आया है एक और, ये है रेवोकेशन में अभी तक होता क्या था मैं आपको बता दूं। अगर मेरा जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो मुझे रेवोकेशन 30 डेज में अप्लाई करना पड़ता था, वो भी सारे रिटर्न्स भरने के बाद। अब होता क्या है कि साहब 30 दिन में सारे रिटर्न्स भरने, सारे ड्यू एडजस्ट करना और 30 दिन में अप्लाई करना पॉसिबल तो है, पर कई केसेस में जब इमरजेंसी केस आ जाता है, कोई आदमी हॉस्पिटलाइज हो गया और किसी कारण से उसके घर में कुछ ऐसा हो गया कि वो 30 दिन में सब नहीं कर पाया, जीएसटी कैंसिल ही हो जाता था, उसे एक्सटेंशन का कोई ऑप्शन नहीं मिलता था। मतलब 30 दिन की जो डेट थी उसमें एक्सटेंशन पॉसिबल था ही नहीं रेवोकेशन अप्लाई करने की। अब उन्होंने उसमें एक्सटेंशन डाल दिया है। नॉर्मली हम कैंसिल होने से 30 दिन के अंदर अप्लाई करते थे रेवोकेशन को। कहाँ से 30 दिन लगते थे सर? 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन मुझे ऑर्डर मिल गया उस दिन से 30 दिन के अंदर मुझे रेवोकेशन अप्लाई करना पड़ता था कैंसिलेशन ऑर्डर मिलने। अब उसमें उन्होंने एक्सटेंशन डाल दी है, आपको अगले 30 दिन की एक्सटेंशन तो असिस्टेंट कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर जाएगी, लेकिन अगर आपको 30 + 30 दिन की एक्सटेंशन के बाद भी और एक्सटेंशन चाहिए तो आपको कमिश्नर से लेनी पड़ेगी। मतलब आप 30 डेज तो नॉर्मल टाइम पीरियड है रेवोकेशन अप्लाई करने का, उसमें एक्सटेंशन चाहिए तो आप असिस्टेंट कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर से ले लीजिए, और एक्सटेंशन चाहिए तो आपको फिर कमिश्नर से और एक्सटेंशन। मतलब मैक्सिमम विद एक्सटेंशन आप रेवोकेशन 90 दिन में अप्लाई कर सकते हैं, 90 डेज। 30 दिन तो नॉर्मली एक्ट में लिखा था, 30 दिन जेसी और एसी से मिल जाएंगे और 30 दिन आपको कमिश्नर से और भी मिलते हैं। तो ये एक रेवोकेशन में टाइम लिमिट का एक्सटेंशन का एक क्लॉज है, तो आपको ध्यान। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, ये हो गए रजिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट का। अगला अमेंडमेंट आता है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट और ई वे बिल वाले क्लॉज में। बहुत सिंपल है, एक तो मैंने क्लास में आपको बता ही दिया था, जिन लोगों को मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया ना उनको मैंने ये चीज़ बताई दी थी कि ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है कौन से लोगों के ऊपर। पहले ये क्लॉज था 500 करोड़, फिर ये हुआ 50 करोड़ और अभी ये हो गया है 20 करोड़। तो ई इनवॉइसिंग उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है जो 20 करोड़ से ज्यादा का बी टू बी, मतलब जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा का है। पहले 500 करोड़ था, लेकिन अब ये हट गया है और नया आ गया है 20 करोड़। 500 करोड़ से 50 करोड़ भी हो गया था, 50 करोड़ से 20 करोड़ भी हो गया। और अभी जब मैं अमेंडमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ जुलाई में, तो मैं आपको बता दूं अभी एक नया नोटिफिकेशन आ गया है अक्टूबर 2022 से। अब ये 10 करोड़ हो चुका है, तो सरकार का एक्चुअली मोटिव उसको 5 करोड़ तक लाने का है। वो उसे फेज वाइज ला रहे हैं, 500 करोड़, 50 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 10 करोड़ और आखिरी में इसको 5 करोड़ तक ले आएंगे। तो अभी ये 20 करोड़ है आपके एग्जाम की,
तो नवंबर दिसंबर तक क्या रहेगा सर, 20 करोड़ ही रहेगा। तो नवंबर दिसंबर में अगर आपकी एग्जाम है तो ध्यान रखना उन असेसीज पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाती है जिनका पिछले 17-18 से लेके किसी भी ईयर में क्रिकेट टर्नओवर 20 करोड़ को क्रॉस कर गया था। अगर कर गया था तो उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग का क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा बी टू बी वाले केसेस में। बी टू बी की इनवॉइसिंग ही अभी आई है, अभी बी टू बी की इनवॉइसिंग नहीं आई है। लेकिन अगर आप बी टू बी सप्लाई कर रहे हो और आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ को क्रॉस करा है पिछले 17-18 से लेके अभी तक किसी भी साल में, तो आपके ऊपर फिर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अमेंडमेंट आया है इनवॉइसिंग को लेके एक और छोटा सा, नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। यस, अभी तक ई इनवॉइसिंग किस पे एप्लीकेबल नहीं थी, मैंने एक लिस्ट बताई थी आपको क्लास में। सेस, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, मल्टीप्लेक्सेस और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे एक नाम और ऐड कर दो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। तो सरकारी डिपार्टमेंट और सरकारी अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी इनवॉइसिंग की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो एक नाम और ऐड हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी के ऊपर भी इनवॉइसिंग नहीं लगेगा। तो एक और बार बता देता हूँ, सेस, ईओयू सेस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, मल्टीप्लेक्सेस, जीटीए और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पे तो इनवॉइसिंग था ही नहीं। अब एक और पे नहीं है और वो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। वो भी अगर बिजनेस कर रहे हैं और उनका भी टर्नओवर 20 करोड़ को क्रॉस कर रहा है तो भी उन पे बी टू बी सप्लाई पे इनवॉइसिंग इज अगेन वेरी। नेक्स्ट एक और अमेंडमेंट आया है डायनेमिक क्यूआर कोड में। मैंने आपको बताया था जिन लोगों का 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर रहा है 17-18 से अभी तक, उन्हें अपने बिल पे एक पेमेंट का क्यूआर कोड डालना पड़ता है। बताया था मैंने, बिल पे लिखना पड़ता है कि ये डायनेमिक क्यूआर कोड है। और उसे डायनेमिक क्यूआर कोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जब आप स्कैन करते हो क्यूआर कोड तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट भी ऑटोफिल होके आ जाता है। आपको पेमेंट भी नहीं डालना पड़ता है। तो हम जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करते हैं बाय डिफॉल्ट पेमेंट उसके अंदर ऑटोफिल होके आता है, आपको सिर्फ यूपीआई या किसी भी उसके पेमेंट करना रहता है। तो यह डायनेमिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल उन कंपनीज पे होता है जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा था। अब इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें एक क्लॉज और आ गया है, डायनेमिक क्यूआर कोड इवन उन लोगों पे लग जाएगा जो यूआईएन होल्डर है। यस, क्योंकि डायनेमिक क्यूआर कोड आपको पता है बी टू सी पे लगता था। तो अब यूआईएन होल्डर को क्या माना जाए, उसको अनरजिस्टर्ड माना जाए या बी टू बी सप्लाई मानी जाए। तो एक्ट में एक चीज क्लियरली लिखी है, यूआईएन नंबर जीएसटी नंबर नहीं है। तो अगर कोई एम्बेसी है और वो किसी से कुछ खरीद रही है तो पहले तो ये बी टू बी सप्लाई माने या बी टू सी सप्लाई माने, इसको लेके एक झगड़ा था। क्लैरिफिकेशन ये आया कि अगर आप एम्बेसी को सप्लाई कर रहे हो और उसके पास यूआईएन नंबर है तो वो बी टू सप्लाई नहीं होती है, बी टू सी सप्लाई होती है, क्योंकि यूआईएन होल्डर को रजिस्टर्ड आदमी नहीं माना जाता है। इट्स नॉट ए रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन। ये रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन नहीं है, ये रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब यूआईएन को सप्लाई करना बी टू सी के अंदर आएगा। और अगर यूआईएन को सप्लाई करना बी टू सी में आएगा, इसका मतलब डायनेमिक क्यूआर कोड भी इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि डायनेमिक क्यूआर कोड बी टू सी सप्लाई पे ही लगता है। तो बी टू सी सप्लाई में अगर डायनेमिक क्यूआर कोड है, तो अगर आप किसी एम्बेसी को भी सप्लाई कर रहे हो जिसके पास यूआईएन नंबर है, तो उसे भी बी टू सी सप्लाई ही माना जाएगा। और उस केस में भी आपके पास डायनेमिक क्यूआर कोड उसके इनवॉइस पे भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। डायनेमिक क्यूआर कोड इज ऑल्सो अप्लाइड इफ यू आर सेलिंग इट टू यूआईएन होल्डर्स। So if you are selling, you are supplying to the UIN holders, then it is also a B2C supply. And if it is a B2C supply and your turnover is more than 500 crores, then of course dynamic QR code is applicable. Nice. Next. एक और क्लॉज है और ये क्लॉज बड़ा जरूरी था। क्लॉज क्या था मैं आपको बताता हूँ। ईवे बिल में एक क्लॉज आया था 138E, फुल 138E में सब लोगों को क्लास में बताया था। जो लोग रिटर्न टाइम पे नहीं भरते हैं, दो रिटर्न्स उनके पेंडिंग है, जिनके प्रीवियस रिटर्न्स पेंडिंग होते हैं, आपको मैंने बताया था एकदम लास्ट में कि उनके ईवे बिल ब्लॉक हो जाते हैं। इवन ईवे बिल का यूट्यूब पे पूरा लेक्चर भी अपलोडेड है। आप अगर मेरे चैनल पे हैं या फिर आप नाहटा के चैनल पे हैं, तो निखिल गोखरू के नाम से जो चैनल है, आप उस पर जाके अगर ई डालेंगे तो आपको लेटेस्ट लेक्चर भी ईवे बिल पूरा मिल जाएगा। तो मैंने इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया है। तो इसका मतलब ये है कि ई बिल के अंदर एक रूल होता है 138E। वो 138E जो रूल है वो ये बताता है कि ई बिल ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने पिछले कुछ 2 महीनों के रिटर्न्स नहीं भरे। 2 महीने, 2 क्वार्टर्स, ऐसा कुछ क्लॉज है उसके अंदर। वो रिटर्न्स अगर आपने नहीं भरे हैं तो आपका ईवी बिल फैसिलिटी ब्लॉक हो जाता था। वहां पे पता है एक शानदार बात लिखी हुई है।
वो लिखा था कि जिसका ईवेबल फैसिलिटी ब्लॉक हो गया है, ना वो अपनी सेल पे ना वो अपनी परचेज पे किसी पे भी ईवेबल जनरेट नहीं कर, मतलब ना तो एज ए सेलर वो ईवेबल जनरेट कर पाएगा, ना ही एज ए रिसीवर कोई उसके नाम का ईवेबल जनरेट कर पाएगा, ऐसा लिखा हुआ था उसके अंदर क्लॉज। मतलब ये क्लॉज था कि अगर मेरी ईवेबल लॉक हो गई 138 ई के अंदर, ना तो मैं आगे ईवेबल किसी और को जनरेट करके दे सकता हूँ, ना ही कोई और मेरे नाम पे अगर मैं रिसीवर हूँ तो मेरा ईवेबल जनरेट कर पाएगा, ऐसा क्लॉज था। अब वो क्लॉज तो गलत लग रहा है, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है जिसका जो ईवेबल बना के आपके नाम पे माल बेच रहा है, वो बेचारा ईवेबल में क्यों रुके, उसका माल क्यों रोक रखे हो। मान लो बायर ने टाइम पे रिटर्न नहीं भरे और बायर का ईवेबल फैसिलिटी ब्लॉक हो गया, तो बंदा बेच रहा है माल, जो बंदा मूवमेंट करवा रहा है, वो क्यों ब्लॉकेज, वो क्यों ईवेबल नहीं जनरेट कर पाया आपके नाम पे, आपकी परचेज पे ईवेबल क्यों नहीं हो सकता। माना आप आगे नहीं बेच सकते माल, आप आगे इनवॉइस नहीं जनरेट कर सकते क्योंकि आपने टाइम पे रिटर्न नहीं भरे हैं, तो आपकी ईवेबल ब्लॉक कर दिए। लेकिन जिस आदमी से आप माल खरीद रहे हो, जो आपके नाम पे ईवेबल बना रहा है, वो अब आपके नाम पे ईवेबल बना पा रहा है क्योंकि आपका ईवेबल फैसिलिटी ब्लॉक हो गया। उस बेचारे की क्या गलती, वो तो टाइम पे रिटर्न भरे, तो उसका तो माल मूवमेंट नहीं रुकना चाहिए ना। और इसीलिए उसने यहाँ पे क्लॉज में एक चेंज, जिस आदमी ने रिटर्न नहीं भरे वो अपनी सेल पे इवेबल नहीं बना पाएगा, लेकिन दूसरे लोग उसके नाम पे परचेज पे तो बना सकते हैं। जैसे मेरा इवेबल फैसिलिटी ब्लॉक हो गया, अब मैं आगे अगर माल बेचूंगा तो मैं इवेबल नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरा इवेबल फैसिलिटी ब्लॉक है। लेकिन मैंने किसी से माल परचेज किया है, तो वो तो मेरे नाम पे इवेबल बना सकता है ना, बिल्कुल बना सकता है। और यही क्लॉज उन्होंने यहाँ पे डाल दिया है, उन्होंने बोल दिया है कि इवेबल जनरेशन फैसिलिटी टू ब्लॉक्ड ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, नॉट इन केस ऑफ इनवर्ड मूवमेंट। तो अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मैं ईवेबल नहीं बना पाऊंगा, लेकिन अगर मैं परचेज कर रहा हूं तब तो मैं ईवेबल बना पाऊंगा ना। इसका मतलब इनवर्ड मूवमेंट पे फैसिलिटी ब्लॉक नहीं होगी, ईवेबल फैसिलिटी ब्लॉक होगी आउटवर्ड मूवमेंट पे। एग्जांपल भी दिया है आईसीआई ने, वो एक बार अपन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा भी यहाँ पे, ईवेबल कैन बी जनरेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय द डिफॉल्टिंग पर्सन। यस, मिस्टर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने रेगुलर स्कीम के अंदर 2 महीने के रिटर्न नहीं भरे, मतलब उनकी फैसिलिटी ब्लॉक हो जानी चाहिए, वो ईवेबल बनाना चाहते हैं। मिस्टर ए, एज पर द अर्ली पोजीशन ऑफ लॉ, मिस्टर वुड हैव नॉट बीन एबल टू जनरेट द ईवेबल एज ए एज जीएसटीएन। ओके, ए के नाम पे मिस्टर बी पहले ई जीएसटी ईवेबल नहीं बना सकते थे। एक्चुअली ए का अगर ईवेबल फैसिलिटी ब्लॉक हो गया और बी को ए के नाम का ईवेबल बनाना है तो पहले नहीं बना सकता था, लेकिन अब ऐसा वो कर सकता है। तो बी जो है दूसरा आदमी, रिटर्न डिफॉल्ट नहीं किया है, वो तो कम से कम ईवेबल इसकी परचेज सेल के लिए, उसकी सेल के लिए, इसके लिए परचेज हो गई, उसके लिए सेल है, के लिए तो बना ही सकता है ना। तो इन्वर्ट फैसिलिटी ब्लॉक नहीं होगी, मतलब आप ईवे आगे अपनी बेचने पे नहीं बना पाओगे, लेकिन खरीदने पे तो ईवेबल बन सकता है। आ रही ये बात समझ। तो जो आदमी आपको माल बेच रहा है वो तो आपके नाम पे ईवेबल बना सकता है, वो फैसिलिटी ब्लॉक मानी नहीं जाएगी। ये एक और नया नोटिफिकेशन आ गया है। नाइस। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये लास्ट एंड फाइनल 2 टॉपिक हैं, एक तो हमारा पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, इसमें क्या अमेंडमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो अमेंडमेंट आया है वो आया है रूल 6A के नाम से। उसी में एक पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ क्लॉज क्या है। क्लॉज ये है कि कमिश्नर या कोई भी ऑथराइज ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर का कोई भी ऑथराइज ऑफिसर है, उसको ऐसा लगता है कि जो आईटीसी आपने क्लेम कर रखी है ना वो गलत है, गलत है। तो पता है क्या करेगा, आपके आईटीसी लेजर को ही ब्लॉक कर देगा। क्या क्लॉज है, पहले क्लॉज समझ लो क्या है। क्लॉज ये है कि अगर आपका ऑडिट हुआ या आपके यहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई, आपके यहाँ कोई भी रूटीन चेक हुआ और उसमें ये फाइंड आउट किया कि जो आप आईटीसी क्लेम करके अपने लेजर में बैठे लेके बैठे हुए हो वो हमको गलत लग रही है। इसका एक रीज़न ये हो सकता है, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। मैंने किसी आदमी से बिल फर्जी बिल परचेज कर ली, बिना माल नहीं खरीदा, सिर्फ बिल खरीद लिए, क्यों, आईटीसी क्लेम करनी। ऑफिसर को ऐसा प्रूफ मिल गया कि यार मैंने जो बिल सामने वाले से लिए हैं वो फर्जी बिल है, उसमें गुड्स तो सप्लाई हुए ही नहीं है, मैंने सिर्फ बिल ले लिए और अल्टीमेटली माल खरीदे ही नहीं। अब ऑफिसर आपके लेजर को ब्लॉक कर सकता है कि नहीं, आगे के रिटर्न में
जब भी टैक्स भरना है वो टैक्स आपको सिर्फ और सिर्फ कैश में भरना पड़ेगा, हम आपको क्रेडिट लेने नहीं देंगे क्योंकि वो गलत लग रही। ये अलाउड है, ये अलाउड है। रूल 86 इसको लेके गाइडलाइन जरूर ऐड करता है, पर ये रूल अभी भी अलाउड है, बस उन्होंने कुछ गाइडलाइन अटैच करी कि ऑफिसर कब करेगा। उन्होंने नीचे लाइन लिखी, कब ऑफिसर ऐसा करेगा, क्या ग्राउंड्स रहेंगे जब वो आपका क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, थियरिटिकल क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द ग्राउंड्स इन विच ऑफिसर कैन डिसअलाउ यूजिंग योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर रूल 86A। ये ग्राउंड्स क्वेश्चन में, थियरी क्वेश्चन में आ सकते हैं। पहली बात, क्रेडिट अवेल की गई है रजिस्टर्ड पर्सन से ऐसे इनवॉइसेस पे जो कि सप्लायर ने दिए हैं, वो सप्लायर एक्चुअली है ही नहीं, बोगस सप्लायर है। मतलब जिससे आपने बिल लिए थे वो बंदा अपनी बिजनेस प्लेस पे है ही नहीं, वो वहां से कोई बिजनेस नहीं कर रहा है। मतलब आपका जो सेलर है जिससे आपने माल खरीदा था वो बोगस है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने फर्जी बिल लिए हैं। वो जो आदमी था जिससे आपने माल खरीदा था, जिससे आपने बिल पे आईटीसी बिना ठोक के क्लेम करी थी, वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और करता भी है तो वो है ही नहीं, अभी मिल ही नहीं रहा है, वो आदमी का रिटर्न ही नहीं है, उस आदमी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, या वो आदमी जिस एड्रेस पे था उस एड्रेस पे है ही नहीं। क्या मानेगी सरकार कि ऑफ कोर्स बिल गलत है, बिल फर्जी है, वो आपकी क्रेडिट को रोक देंगे। दूसरा, आपने जिससे बिल लिए हैं उससे एक्चुअली आपने गुड्स नहीं खरीदे, मतलब आपने फर्जी बिल परचेज, वो आदमी है पर ये प्रूव कर दिया डिपार्टमेंट ने कि वो फर्जी बिल है, क्योंकि ना तो ईवे बिल बना, ना कोई माल ट्रांसपोर्ट हुआ, सिर्फ बिल खरीद लिए गए, बिल ले लिए गए, एक्चुअली गुड्स आए नहीं। मतलब आईटीसी गलत क्लेम की हुई, आपकी आईटीसी को ब्लॉक कर देंगे। तीसरा, बिल तो लिए लेकिन सामने वाले ने टैक्स ही नहीं भरा है। मतलब आपके 2B में वो शो नहीं हो रहा है, सामने वाले ने GSTR 1 में अपलोड ही नहीं किया और आपने उसकी आईटीसी ले ली। 1 जनवरी 2022 के बाद आप 2B में अगर आपका बिल शो नहीं होता है और उसकी आईटीसी ले लोगे तो वो गलत है। तो अगर आपका बिल ही शो नहीं हो रहा है और आपने उसकी आईटीसी क्लेम कर ली तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप वो नहीं कर सकते, सरकार आपकी आईटीसी लेजर को ब्लॉक कर देगी, आपको टैक्स पेमेंट में उस आईटीसी को करने नहीं देगी। अगला, रजिस्टर्ड पर्सन ने जो क्लेम की है आईटीसी, वही आदमी अपनी जगह पे नहीं है। मतलब बेचने वाला नहीं, जो आईटीसी क्लेम कर रहा है वही फर्जी निकला। जिस बंदे ने आईटीसी क्लेम करी है, जिसका आईटीसी लेजर है, वही आदमी फर्जी है। वो आदमी बिजनेस प्लेस पे बिजनेस करते हुए पाया ही नहीं गया है, ऑफ कोर्स फिर उसकी आईटीसी नहीं ले सकते। लास्ट एंड फाइनल, अगर उसके पास में बिल ही नहीं है और वो आईटीसी लेके बैठा है, उसके पास में बिल नहीं है, उसके पास में डेबिट नोट नहीं है, उसके पास में कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, और वो आईटीसी लेके बैठा है, तो वो भी अलाउड है, वो भी अलाउड नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली इन्होंने जो सेक्शन 16 में कंडीशन दी थी वो सारी यहाँ पे लगा दी कि अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो हम आपकी आईटीसी ब्लॉक कर देंगे। क्या क्या सेक्शन 16 की कंडीशन थी? एक तो देखो, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आईटीसी कर सकते हैं, ले ली तो आपकी आईटीसी रोक देंगे। आपके पास में टैक्स पे होना चाहिए गवर्नमेंट को, अगर आपने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे किया और अगर आप उसके आईटीसी लेके बैठे हो तो वो गलत है। अगला, आप तो होना चाहिए एग्जिस्टिंग बिजनेस में, सर हमारा ही बिजनेस है, मतलब मेरा ही बिजनेस बोगस है, मैं ही फर्जी बिजनेस क्रिएट करके बैठा हूँ, तो आईटीसी नहीं। सामने वाला जिससे बिल लिए वो बोगस बिल दे रहा है, उसने गुड्स तो दिए ही नहीं, सिर्फ बिल खरीद लिए, नहीं मिलेगी, गुड्स ही रिसीव नहीं हुए आपको। और फाइनली सामने वाला जिससे आपने बिल लिए वो ही बिजनेस प्लेस पे नहीं मिला, मतलब वो आदमी ही बोगस है, वो एंटिटी ही बोगस है, वो अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस पे है ही नहीं, आपको आईटीसी नहीं। ये सारे रीजन आपके आईटीसी को ब्लॉक किया जा सकता है। याद रहेगा, कौन ब्लॉक कर सकता है? ये ब्लॉक करने का अधिकार रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर के लेवल के हैं, ऑथराइज होना चाहिए, और उसके पास में रीजन टू बिलीव। वो रीजन टू बिलीव कहाँ से आएगा? इन ग्राउंड से। अगर ये ग्राउंड्स प्रूव हो जाते हैं तो आपकी आईटीसी ब्लॉक हो सकती है। मतलब यहाँ पे ये रूल ऑफिसर के लिए भी लागू है। ऑफिसर इनके अलावा किसी और ग्राउंड्स पे आपकी आईटीसी ब्लॉक नहीं कर सकता। अभी क्या होता था, ऑफिसर कुछ भी नहीं मिलता था, रूल 86A लगा के ब्लॉक कर देता था। वो बोलता था हम तो आपके आईटीसी रोक रहे हैं, ग्राउंड क्या है? ग्राउंड कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने बोल दिया नहीं, इन्हीं ग्राउंड्स पे आपकी आईटीसी ब्लॉक हो सकती है। इसके अलावा ऑफिसर किसी और कोई छोटे मोटे क्लैरिकल एरर के लिए आपकी आईटीसी को ब्लॉक नहीं कर सकते। ये एक और क्लैरिफिकेशन, एक और नोटिफिकेशन आया है, ये भी आपके लिए एप्लीकेबल आता है। लास्ट चैप्टर है रिटर्न। इसमें अमेंडमेंट मेजरली कहाँ आया है? लेट फीस। दो जगह अमेंडमेंट है, एक तो है रिकंसिलेशन को लेके और एक है लेट फीस को लेके। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल चैप्टर जिसमें अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये है रिवाइज टैक्स फी, लेट फीस जो अब आपके ऊपर एप्लीकेबल।
होता क्या था, अभी तक हमारे ऊपर 100 रुपए पर डे वाली लेट लग रही थी, और एनुअल रिटर्न के केस में लेट फीस लगती थी 100 रुपए पर डे और 5,000 विच एवर इज हायर। अगर एनुअल रिटर्न होता था तो 100 रुपए पर डे और 0.25 ऑफ द टर्न ओवर विच एवर इज हायर अंडर ईच एक्ट, CGST SGST। अब आप समझ लो लेट फीस का ये चार्ट फॉलो कर लो, दिस इज द न्यू। पुराने वाले को पूरे को भूल जाओ, तो जो सेक्शन 47 में मैंने लेट फीस बताई थी, अब ये पूरी एप्लीकेबल हो जाए। क्या है फीस, सुनना। अगर आप नील GSTR 1 या नील GSTR 3B भर रहे हो, ओके, तो आप अगर नील GSTR 1 या नील GSTR 3B भर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपके ऊपर मैक्सिमम लेट फीस, एक सेकेंड, आपको ऊपर काम का तो नहीं, ऊपर नहीं, उन्होंने बोला है अगर आप GSTR 1 या 39 के अंदर रिटर्न भर रहे हो या फाइनल रिटर्न भर रहे हो, तो उस केस में आपके ऊपर जो लेट फीस लगेगी, वहाँ पे उन्होंने जून 21 और क्वार्टर जून से एप्लीकेबल है, मैक्सिमम है 500 रुपीज, दैट इज 250 पर एक्ट। तो पहली बात तो ये है वही अभी भी 100 रुपये पर डे और जो भी क्लॉज है, पर मैक्सिमम में चेंज आया है। मैक्सिमम लेट फी 250 रुपीज ही लगेगी अगर आप नील GSTR 1 भर रहे हो या नील GSTR 3B, मतलब दोनों एक्ट की मिला के मैक्सिमम लेट फी सिर्फ 500 रुपये हो सकती है। एक एक्ट की कितनी हो सकती है, 250। मतलब जो एक एक्ट की 5-5 हज़ार रुपए की लेट फीस होती थी GSTR 1 और 3B की, वो हटा के अब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये पर एक्ट कर दिए। मतलब टोटल लेट फी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 500। तो वो क्लॉज तो रहेगा ही रहेगा 100 रुपये पर डे वाला, पर जो मैक्सिमम वाला क्लॉज है वो हो जाएगा 500 रुपये टोटल, दैट इज 250 प्लस 250। लेकिन ये तब है जब आपका नील है। अगर नील नहीं है और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर अंदर है, 1.5 करोड़ के अंदर अंदर है, तो लेट फीस आपके ऊपर 1,000 रुपये पर एक्ट हो जाएगी। और अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ के अंदर अंदर है, तो आपके ऊपर लेट फीस 5,000 रुपये पर एक्ट हो जाएगी मैक्सिमम। 2,500 रुपये पर एक्ट, 5,000 रुपये हो जाएगी टोटल। और अगर आपका टर्नओवर उससे भी ज्यादा है, फिर आपके ऊपर लेट फीस वो 5,000 रुपये पर एक्ट हो जाएगी, टोटल 10,000 हो जाएगी। एक बार इस चार्ट को वापस देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो। पर डे वाले में कोई चेंज नहीं है, वो पर डे तो वही है, 100 रुपये पर डे जो लग रहा था वही लगता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। मैक्सिमम लेट फीस में चेंज आया है। क्या चेंज आया है, वापस सुन लो एक बार। अगर आपका GSTR 1 या 3B नील जाता है, पहली बात तो तब तो ये लेट फीस सिर्फ और सिर्फ 50, सॉरी 250 रुपये पर एक्ट है। अब चाहे आप 5 करोड़ टर्नओवर हो, 1.5 करोड़ टर्नओवर हो, कितना भी टर्नओवर आपका प्रेसिडिंग ईयर में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके ऊपर लेट फीस पर एक्ट 250 रुपये लगेगी। GSTR 1 और 3B की टोटल 250 रुपये लगेगी मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अगर आप नील नहीं भर रहे हो, तो प्रैक्टिकली उन्होंने उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। 1.5 करोड़ से कम के लिए अलग, 1.5 से 5 वालों के लिए अलग, और 5 से ज्यादा वालों के लिए अलग। 1.5 से कम वालों के लिए लेट फीस मैक्सिमम हो जाएगी 1,000 रुपये पर एक्ट। 1.5 से 5 करोड़ वालों के लिए लेट फीस हो जाएगी 2,500 रुपये पर एक्ट। और 5 करोड़ से ऊपर वालों की लेट फीस जो पहले लग रही थी वही लगती रहेगी, जो कि है 5,000 पर एक्ट। मतलब 100 रुपये पर डे तो वही है, लेकिन जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 4 स्लैब में चली गई। नील वालों के लिए 250 रुपये पर एक्ट, और 1.5 करोड़ से कम वालों के लिए 2,500 रुपये पर एक्ट, सॉरी 1,000 रुपये पर एक्ट। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ वालों के लिए 2,500 पर एक्ट, और 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 5,000 पर एक्ट। तो दोनों एक्ट की हो जाएगी 10,000। क्लियर, ये GSTR 1 3B और GSTR फाइनल रिटर्न की हो गई। लेकिन अगर आप एनुअल रिटर्न भर रहे हो, एनुअल रिटर्न, सॉरी दिस रिटर्न इज फॉर GSTR 1 and 3B, सॉरी, और यस, बट इफ द रिटर्न इज GSTR 4 है, एनुअल नहीं, सॉरी, कंपोजिशन वालों के लिए। अगर आप कंपोजिशन के अंदर रिटर्न भर रहे हो, तो आपके ऊपर लेट फी दिल के केस में 250 रुपये रहेगी, और बाकी सबके लिए 1,000 रुपये हो जाएगी। सर यहाँ पे
1000 ही है, 2500 और 5000 वाला स्लैब क्यों नहीं है? अरे एक्चुअली इसके लिए अलग से रटने की जरूरत ही नहीं है आपको लेट, आपको पता है क्यों? लॉजिक लगाओ क्यों रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टर्नओवर वैसे भी कंपोजिशन वाले केस में आएगा ही नहीं। मतलब ये दोनों ही एप्लीकेबल है, ये दोनों ही एप्लीकेबल है कंपोजिशन वालों के लिए। तो ये लेट फीस वाला यही चार्ट याद कर लोगे तो यही आ जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपोजिशन वालों का टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर तो जा ही नहीं सकता किसी भी हाल में। तो इसलिए आप अलग से मत रट्टा मारो, सिंपल सोच लो, GSTR 1, 3B या 39 के अंदर जो 4 फाइल होता है वो, या फिर फाइनल रिटर्न, उसकी लेट फी कितनी है? नील है तो 250, 1.5 करोड़ से कम का प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर है तो 1000, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ का बीच का प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर है तो 2500, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा का प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर है तो 5000 पर एक्ट। सर पर डे पेनल्टी तो वही है, पर डे में कोई चेंज नहीं है, पर डे तो वही है, 100 रुपए पर डे, उसमें कोई चेंज नहीं है। इवन एनुअल रिटर्न की लेट फी में भी कोई चेंज नहीं है, एनुअल रिटर्न की लेट फी भी सेम है। GSTR 4 की भी वही लेट फी है, उसमें 1.5 करोड़ से ऊपर का स्लैब इसलिए नहीं है क्योंकि इनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्लियर है? वेरी नाइस। लास्ट एंड फाइनल अमेंडमेंट, इसके बाद हमारे सारे अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपको बोला था मेजर अमेंडमेंट नहीं है, 1 घंटे में सारे अमेंडमेंट कवर कर लेंगे, तो आप देख लीजिए 1 आवर हो रहा है, होने वाला है, और हमारे अमेंडमेंट भी सारे कवर हो जाएंगे। अगला अमेंडमेंट है रिकंसिलेशन को लेके, जो एनुअल रिटर्न के साथ का कोई पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ है क्या। पहले क्या होता था, अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ था, फिर वो 5 करोड़ भी हुआ, अगर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है, इस केस में आपको है ना सीए से जीएसटी ऑडिट करवा के आपका जो रिटर्न है और आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका टर्नओवर और उसका अकाउंट्स रिकंसाइल करके उसका स्टेटमेंट अटैच करना पड़ता था, जिसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करता था। जो एनुअल रिटर्न भर रहे ना उन सबको करना पड़ता था। अगर आपका टर्नओवर, स्पेसिफाइड टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा था तो उसके लिए एप्लीकेबल हो जाता था। ठीक है, और ये सीए से सर्टिफाई होता था। यहाँ पे उन्होंने अपने पेट पे लात मार दी है और उन्होंने बोल दिया कि आप चाहो तो सीए से सर्टिफाई मत कराओ और खुद भी सर्टिफाई कर दोगे तो चलेगा। मतलब उन्होंने अब ये बोल दिया कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट इसको सर्टिफाई कर पाते थे, वो नहीं, हम खुद ही सेल्फ सर्टिफाई करना चाहते हैं कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टर्नओवर और मेरा जो टर्नओवर मैंने जीएसटी में शो किया है वो रिकंसाइल्ड है, उसमें कोई फर्क नहीं है तो चलेगा। मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन भी अलाउ हो गया है, सेल्फ डिक्लेरेशन भी चलेगा। मतलब जब हम एनुअल रिटर्न भरते हैं तो एनुअल रिटर्न के साथ आपको ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अटैच तो करना पड़ेगा, पर अब ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यस सेल्फ सर्टिफाई भी हो जाएगा तो भी चलेगा। मतलब आपको जरूरी नहीं है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल से इसको ऑडिट करवा के सर्टिफाई करवाना हो, सेल्फ सर्टिफिकेशन पे भी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिन जिन लोगों को एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है और उनका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड कैटेगरी से ज्यादा होता है, उन लोगों को सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी अपने एनुअल रिटर्न के साथ अटैच करना पड़ेगा। हाउएवर, अगर आपने सीएनएजी के अंदर आपका ऑडिट हुआ है, मतलब आप कोई गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और या फिर आपका सीएनएजी में ऑडिट हुआ है, तो आपको फिर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये क्लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए नहीं है। अगर उनका सीएनडीजी ऑडिट हो चुका है तो उन्हें फिर अपने एनुअल रिटर्न के साथ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। पर एक नॉर्मल एसएससी जिसका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, अगर वो अपने एनुअल रिटर्न के साथ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अटैच करता है तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अब उसे खुद ही सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस अटैच करना है। मतलब हम सीए लोगों पे लात, सीए लोगों की फीस पे और कॉस्ट अकाउंटेंट की जो फीस मिलती थी उस पे लात मारी है सरकार ने और बोला है कि नहीं, आप खुद भी सर्टिफाई कर दोगे तो चलेगा, आपको चार्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से उसको सर्टिफाई करवाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल अमेंडमेंट। कुल मिला के आईसीएआई के जो अपडेट्स हैं वो कुल 26 पेज में उन्होंने कंप्लीट किए हैं। मैंने उसको 1 घंटे में सारे अमेंडमेंट आपके साथ डिस्कस भी कर लिए और आपको उसके बारे में एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया कि वो क्या क्या एप्लीकेबल है।
क्या सर ये एग्जाम में आ सकते हैं? बिल्कुल, इस पे कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल में कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है। क्या इससे प्रैक्टिकल कैलकुलेशन पे कोई इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल भी नहीं। आईटीसी में भी नहीं आएगा, ना ही वैल्यूएशन में आएगा, ना ही और कहीं प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में आएगा। एक कुछ एग्जाम्शन जरूर अटैच हो गई है, वो अपने को अच्छे से याद रखना है। और कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन जरूर इसके ऊपर आ सकता है। सर क्या इसके अलावा कोई अमेंडमेंट अभी रिसेंट आए वो नवंबर या दिसंबर में एप्लीकेबल होंगे? जी नहीं। आपके जितने भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो आईसीएआई हो, आईसीएसआई हो, या आईसी एमएआई हो, कोई भी इंस्टीट्यूट अप्रैल के बाद के अमेंडमेंट आपके ऊपर नहीं लागू करेगा। तो जो अमेंडमेंट्स ये मैंने बताए हैं, यही अमेंडमेंट्स आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। अगर आपको ये अमेंडमेंट अच्छे से समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ और क्वेरीज है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नहीं किया हो तो। साथ में नीचे इसके नोट्स भी, आईसीआई की जो नोट्स है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अमेंडमेंट्स समझ आ गए होंगे। मैंने इस बार बहुत जल्दी अमेंडमेंट लेक्चर अपलोड कर दिया है, ताकि आप लोग एग्जाम की तैयारी के साथ सारे अमेंडमेंट देख लो। 1 घंटे में सारे अमेंडमेंट कवर हो गए। थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।